जो पाठ 16 प्रशंसा का चक्कर। मुझे बहुत सी चीज़ें प्रिय हैं। कहें तो कुछ के नाम बताऊं? गुलाब का इत्र, जूही की माला, रेशम का कुर्ता, खोई की बर्फी, दही की गुजिया, असली घी की जलेबी और मगही पान मिल जाए तो समझ लीजिए कहाँ छाड़ी बैठे बैठे बेकुंडा। ब्राह्मण हूँ पर नीरा पेटू नहीं हूँ। मुझे अपनी पुस्तकें भी कम प्रिय नहीं हैं, लेकिन मुझे पुस्तकों से प्यार है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि मैं सांसारी नहीं। बीवी, बच्चे, घर बार सभी तो मुझे प्यारे हैं। फिर भी एक वस्तु ऐसी बच जाती है जिनकी इन सब चीज़ों से कोई तुलना नहीं। वह कोई बड़ी वस्तु नहीं, एक छोटी सी बात है। यह अपनी मामूली सी प्रशंसा। बस यही एक चीज़ है जिसे सुनने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं सह सकता। खाना ना दीजिए, कपड़ा ना दीजिए, रुपया रोजगार ना दीजिए, लेकिन कृपया करके दिल खोलकर झूठी ही सही मेरी प्रशंसा किए जाइए। मैं आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। उस हालत में मुझ जैसा बेदाम का नौकर, बेउज़र चाकर आप कहीं खोज भी नहीं पाएंगे। 40 से ऊपर की आयु होती आई, सैकड़ों ही दोस्त बने, लेकिन टिके वहीं जो मेरी प्रशंसा करते रहे। जिसने खरी कही मैंने उससे अपनी राह गई। क्या बताऊं, जानता सब हूँ मगर इस मामले में मानता किसी की नहीं। खरी बात कह सबसे सकता हूँ, लेकिन खरी सुनकर मुझे प्रसन्नता हरगिज नहीं होती। असर मुझ पर मीठी बातों का ही होता है। इसे लाचारी कहिए, कमजोरी कहिए, चाहे तो बुराई कह लीजिए। हिंदुस्तान में सोने का बड़ा मोल है। लड़ाई समाप्त हुए एक जमाना हो गया, मगर इसके मोल गिरते ही नहीं। कहते हैं प्लैटिनम का मूल्य सोने से भी बड़ा है। रत्न जवाहरातों के क्या कहने, लेकिन मेरी दृष्टि में इन सब का मूल्य प्रशंसा के 2 मीठे शब्दों के मुकाबले 3 कौड़ी का भी नहीं। इसलिए मैं प्रशंसक के मूल्य को अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों ना जानूं? सरकारें भी तो प्रशंसकों के बल पर चलती हैं। सरकार क्या, अगर भगवान को भी प्रशंसकों का टोटा पड़ जाए तो उसकी भी बदिया बैठ जाए। तरह तरह के लालच देकर वह अपने गीत उनसे गवाया करता है। कवियों के साथ भी यही बात है। कवि लोग अन्न जल पर थोड़े ही जीते हैं। ये तो प्रशंसा के पादप हैं। मिलती रहेगी तो खिलते रहेंगे, नहीं तो कुम्हालते क्या देर लगती है। इसलिए उस दिन रेल में जब मुझे मेरी रचनाओं के एक प्रशंसक अनायास ही मिल गए तो खुशी का ठिकाना ना रहा। हम लोग उस दिन गाजियाबाद से दिल्ली लौट रहे थे। गाड़ी में साहित्य चर्चा चली तो बात में महोदय मेरा नाम जान गए। वह स्वयं मेरे पास खिसक आए, कहने लगे धन्य भाग, वर्षों से आपका नाम पढ़ते सुनते थे। बड़ी तमन्ना थी आपके दर्शनों की। क्या कमाल की लिखते हैं आप। आपकी रचनाओं को तो हमने अखबारों से काट कर एक रजिस्टर में चिपका रखा है। आपकी रचनाओं के भी सभी संस्करण हमारे पास हैं। मेरी पत्नी तो आपकी रचनाओं के पीछे समझिए जैसे पागल है। और तो और मेरी छोटी मुन्नी को भी आपकी कविताएं कंठस्थ हैं। शब्द क्या थे, मानो बूंद बूंद से अमृत बरस रहा था। यात्रा की सारी थकान डिब्बे की ठेल फेल और साहित्य चर्चा में उत्पन्न उमस जैसे सब शीतल तरल और क्या कहूँ रसमय हो चला। मेरे मन की बंद कली जैसे
करके खिल उठी। बगल में बैठे अपने मित्रों की ओर जरा तनकर देखा और महसूस किया कि उन पर ही नहीं, उन अनजाने मित्र की बातों का असर सारे डिब्बे पर बड़ा अनुकूल पड़ा। कुछ सेकंड में मैं उस डिब्बे का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। अपनी प्रशंसा सुनकर, क्योंकि सज्जन पुरुष संकोच करने लगते हैं, मैंने भी वही किया। मैं विनयी हो आया, कहने लगा, जी मैं क्या कहूँ, यो ही कुछ लिख विख लेता हूँ। आप जैसे गुणी जनों को कुछ पसंद आ जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। विनय बहुत बड़ी बात है। विनय बड़ों को ही शोभा देती है। अनजान मित्र कहने लगे, ज्ञानी ही सहनशील होते हैं, शीर्षता ओछों के बाटे नहीं आती। ओछे बर्तन में पानी छलकता है। मैं हिंदुस्तान के अनेक साहित्यकारों और कलाविदों से भिज्ञ हूँ। मुँह देखी नहीं कहता, राम राम, उनमें वह बात कहाँ। आपको तो देखकर ही लगता है जैसे अपने परिवार के ही आदमी हैं। कहते कहते उन्होंने सिगरेट का पैकेट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने विनम्र होकर हाथ जोड़ लिए तो वो कहने लगे, अरे आप सिगरेट नहीं पीते? तब और क्या पीते होंगे, लेकिन इतनी मादक, इतनी सरस चीज़ें आप लिखते कैसे हैं? सच कहता हूँ कि मैं तो जब आपकी रचनाएं पढ़ने लगता हूँ तो सुध बुध खो बैठता हूँ। आहा, परसों के साप्ताहिक में आपकी वह भ्रमर और कली वाली रचना पड़ी थी। क्या कहने हैं, दिल बाग बाग हो गया। बातों का यह सिलसिला अभी और लंबा चलता, मगर गाड़ी सहदारा स्टेशन पार पर यमुना के पुल पर आ गई थी। दिल्ली जंक्शन आने ही वाला था। बातों में पता चला कि मेरे मेहरबान दोस्त कोलकाता में अपना कोई बड़ा व्यापार चलाते हैं। 2 दिन के लिए किसी काम से राजधानी आए हैं। वह जिस होटल में ठहरने वाले थे उन्होंने उसका पता भी बताया और आग्रह किया कि मैं उनके यहाँ कम से कम चाय पीकर तो अवश्य ही कृतार्थ करूं। दिल्ली में बसें 12 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। बसें 12 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली मुझसे कुछ दूर ही बनी हुई है। पुरखे कह गए हैं कि दिल्ली में आदमी को ज़रा सोच समझकर चलना चाहिए। जहाँ लोगों से व्यवहार करते समय उन्हें 20 बार परखना चाहिए। इसलिए कोई ला कहे, मैं किसी को अपना घर नहीं दिखाता। मित्र लोग मेरी इस आदत से भली भांति परिचित हैं, लेकिन कुछ पत्नी के अद्वैत स्वभाव और कुछ अल्प बचत योजना का असर कि मित्रों के उल्हाने और अमित्रों के ताने कभी मुझ पर असर नहीं करते। लेकिन इस बार की बात दूसरी थी, क्योंकि श्रीमती जी मैके पधारी हुई थी और अभी महीने की सिर्फ 3 ही तारीख थी। आपसे क्या छिपाऊं, सबसे बड़ी बात है कि उन गुणग्राहक मित्र की बातों से अभी मेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। परिणाम यह कि एकदम गलत उठ गया। वैसे ऐसे मामलों में भी उचित अनुचित का ज़रा कम ख्याल रखता हूँ, लेकिन उस बार ना जाने क्या हुआ कि उनके मुख से अपनी शराफत का गुणगान सुनकर मुझे ये उचित नहीं लगा कि अपने शहर में आए हुए एक दुर्लभ पारखी को अपने घर ना बुलाकर खुद उनके किराए के होटल में चलकर चाय पीने की घृष्टता की जाए। अगर मैं जल्दी में ना होता तो मुझे एक बार भी अपनी बात पर विचार करने का अवसर मिल जाता तो मैं कदापि वैसा नहीं करता। लेकिन गाड़ी स्टेशन पर ठहर गई थी
और लोग उतरने चढ़ने की रेल पेल फिर शुरू हो गई थी। इस हड़बड़ी में मैं फंस गया और क्या बताऊं, जब जो अब तक कभी ना किया था वह कर ही डाला। यानी मैंने उन महाशय को अपने घर का पता बता दिया। बड़े इत्तेफाक से मैंने कहा, भला यह भी कोई बात हुई, आप हमारे शहर में आए हैं और उल्टे हम आपके मेहमान बने। लाख दिल्ली अब पुरानी नहीं रही, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ, आपको मेरे घर पवित्र करना ही पड़ेगा। थोड़े शिष्टाचार के बाद उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन मैंने उनके स्वागत की तैयारी की। पत्नी थी नहीं, नौकर घर में हम लोग खुद ही थे, इसलिए उस दिन मैं सुबह तड़के ही उठ बैठा। सारा घर साफ करके आईने की माफिक चमका दिया। चीज़ों को करीने से सजाया। बाजार से कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ फल लाकर रख छोड़े। कुछ पान की पुड़ियाँ भी पहले ही ले छोड़ी। पास के होटल वाले से कहे आया कि ठीक 4 बजे किसी को भेजकर चाय के लिए पूछवा ले। मित्र घड़ी के टाइम पर टैक्सी से उतरे। टैक्सी का बिल चुकाने लगा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। घर में घुसते ही उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा। यह बताने पर कि वह सब तो ननिहाल गए हैं, एक सिद्धग्रस्त की भांति उन्हें बड़ी निराशा हुई। सूने घर में हम लोग मेज़ों पर पैर फैलाकर जम गए। हमें डर भी किसका था, ना घर में पत्नी का, ना बाहर सरकार का। हमने दाल मोठ से लेकर अणु बम तक पर विशेषज्ञों की भांति चर्चा की। छात्रों की अनुशासनहीनता से लेकर स्वेज समस्या तक हमारी तीखी नज़र दौड़ गई। हमने दुनिया के सभी बुद्धिमानों को उस समय लगभग बुद्धू ही सिद्ध कर दिया। हमारी बातचीत प्राय साहित्य के आसपास घूमती रही। शायद ही संसार का कोई कवि, लेखक या उपन्यासकार ऐसा बचा हो जिसके गुण दोषों का हमने पर्दाफाश ना कर डाला हो। मेरे मित्र की जानकारी अद्भुत थी। वह हर साहित्य की पुस्तकों के बारे में ही नहीं, उनकी आदतों, पसंदों और कपड़ों के बारे में भी पक्का रखते थे। किसकी सबसे चलती, किसने किसका कहा, क्या चुराया है, कौन कहाँ क्या तिंगड़म कर रहा है, इन सब का उन्हें सही पता था। बीच बीच में रामायण के संपुट पाठ की तरह वे प्रसंग और अवसर निकालकर मेरी रचनाओं की, मेरे स्वभाव और मीठे व्यवहार की भी लगे हाथों तारीफ करते चलते थे। मिठाई की मिठास उस दिन कैसी थी क्या बताऊं। जब वह महाशय मेरा गुणगान करते, तब मेरा नमकीन चीज़ों की सार्थकता पर विश्वास जमता जाता। फल सफल हो रहे थे, चाय आ रही थी और ना जाने कहाँ समाई जा रही थी। मुझे लगा कि ये 7 घंटे जैसे 7 मिनट में ही समाप्त हो गए। समय की क्रूरता का मैंने उस दिन सही अनुमान किया। उस दिन मैंने जाना कि प्रिय कथन क्षण के लिए किस प्रकार 2 ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी दूर तक मैं उन्हें छोड़ने गया, लौटा तो लगा कि मेरा मन भी कहीं बाहर ही छूट गया। रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आई।